खूबसूरत, मतलब ये तो बड़ा, मतलब आपको लगता है ये बड़ी टिपिकल सी स्ट्रक्चर है ना, अपना अपना जाके कोई कहीं सेटल हुआ पड़ा है, कोई कहीं सेटल हुआ पड़ा है। क्या ये बिगिनिंग से होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिगिनिंग से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ओव्यूल होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है ओव्यूल में, मास होता है बस, न्यूक्लियस न्यूसेलस का मास होता है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये शुरू से नहीं था, ये स्पोरोजेनेसिस और गमेटोजेनेसिस के बाद चीजें बनती हैं। ऑफ कोर्स अगर मेल में स्पोरो और गमेटोजेनेसिस हुआ है तो फीमेल में भी तो होगा ना। सो ये स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्यूल है, कुछ नहीं है ना इसके अंदर। ओव्यूल में तो कुछ नहीं होता। अब इसमें स्पोरो और गमेटोजेनेसिस होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक सेल अपने आप मदर सेल के ये सेल यहाँ पे प्रकट हो गया है, काम करेगा, पर इसका भी एक मदर सेल होगा जिसने इसको बनाया है, आर्कीस्पोरियल सेल, वो इस मदर सेल को बनाएगा। बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ये मदर सेल को कैसे पहचाना जाए। एक तो ये बाकियों से बहुत बड़ा होना है, साइटोप्लाज्म इसका बड़ा डेंस है, इसका मतलब ये डिवाइड बस करने ही वाला है। पर आपको अक्सर जो नीट में क्वेश्चन आता है वो आती है इसकी पोजीशन, कि इसको कहाँ ढूंढे। तो मैं बता दूं, ये माइक्रोपाइल की तरफ बनता है, ये न्यूसेलस का ही सेल है और हाइपोडर्मल पोजीशन पे है, यानी कि सरफेस से थोड़ा नीचे। तो ये सरफेस से थोड़ा नीचे है, हाइपोडर्मल है, न्यूसेलस का ही सेल है और माइक्रोपाइल की तरफ बना है। हम इस सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जिसने इसको बनाया है वो आर्किस्पोरियल सेल है। ये काफी ज्यादा डेंस दिखेगा, जो निशानी है कि इट इज अबाउट टू डिवाइड, और ये कर गया डिवाइड। ये देखो 4 मेगास्पोर बन गए और 4 मेगास्पोर एक ही फैशन में अरेंज्ड होंगे, वो है लीनियर। 3 मेगास्पोर इधर वाले मर जाएंगे और अंदर वाला 1 मेगास्पोर सरवाइव करेगा। सिंगल मेगास्पोर का बचना, इसको मोनोस्पोरिक कंडीशन कहते हैं, और 80% जिम्नो एंजियो में एक ही बचता है। मतलब दिस इज मोस्ट कॉमन कंडीशन, एंजियो में भी और जिम्नो में भी। स्पोर बन गया, स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गई। अब इससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं और आप अपने मन में सोचो उनका क्या आंसर है, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है बच्चे, तो मैं सम अप कर रही हूँ, सारे जने ध्यान से सुनना है, तसल्ली से सुनना है, ठीक है जी। अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर बनानी है, इतनी ध्यान से कि आपको जब आप पढ़ो तो आपको एक एक 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे इन चीजों को रीड करने में। मन में सोचो कि अगर मेल पार्ट में स्पोर और गमेटोजेनेसिस हुआ था तो यहाँ भी होगा, ओव्यूल में होगा। कच्चे ओव्यूल में ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ स्टार्ट होगी? माइक्रोपाइलर एंड पे। एक बड़ा सा सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा। बहुत बार नीट में आ चुका है कि वो कौन सा सेल होगा बच्चे, हाइपोडर्मल न्यूसेलर सेल होगा, मतलब वो न्यूसेलस का ही सेल है, ठीक है, लेकिन हाइपोडर्मल पोजीशन पे होगा, यानी कि सरफेस से थोड़ा नीचे होगा। सो वो हाइपोडर्मल पोजीशन पे है, न्यूसेलस का ही सेल है, माइक्रोपाइल की तरफ है। ये सेल प्रकट होएगा, बाकियों को अलग करेगा, बाकियों से बड़ा दिखेगा और साइटोप्लाज्म भी बड़ा डेंस होगा। ये मियोसिस करके 4 मेगास्पोर को बनाएगा जो लीनियर फैशन में जुड़े रहेंगे। 3 मर जाएंगे, एक अंदर वाला बचेगा। एक का बचना मोनोस्पोरिक होता है, और 80% जिम्नो एंजियो वगैरह सारे जो हैं मोस्टली, ठीक है ना, उनमें ऐसा एक ही बचता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी 2 या 4 भी बच जाते हैं, बिल्कुल, पर वो आपके सिलेबस में कंडीशंस नहीं है, उनको बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक कहते हैं।
मोस्टली एक ही बचेगा, और ये कंडीशन होती है मोनोस्पोरिक। जो बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने अपने मन में फटाफट कंपेयर कर लिया होना है कि वहां मेल में तो बड़े सारे मदर सेल थे, यहाँ एक ही है। मेल में तो ऐसे बड़े टेट्राड बने थे, यहाँ एक ही है। मेल में तो बड़े सारे डिजाइन्स थे, आइसोबिलेटरल, डेक्सासेट, यहाँ एक ही डिजाइन है। और मेल में सारे के सारे स्पोर जिंदा रहते हैं, यहाँ बने भी 4 थे और गिनती के उसमें एक जिंदा रहा। सो काफी रिडक्शंस है, और रिडक्शन होना एडवांसमेंट की भी निशानी होती है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक बचा, इसका मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी अब इसी की है। हाँ, ये देखो, वो 3 राउंड ऑफ माइटोसिस करेगा, 2 न्यूक्लियाई, फिर 4 न्यूक्लियाई, फिर 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, और ये 8 बड़ी खूबसूरती से अपने आप को अरेंज करके वो बना देंगे जो आज हमने पढ़ा, यानी एम्ब्रियो सैक बनके तैयार हो गया। ये सिंगल स्पोर से बना है, ये सिंगल स्पोर से बना है। हम इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक या पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और जैसे मैंने कहा 80% सीड प्लांट में एक ही स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। अगर बाई या टेट्रा वाली कंडीशन है तो वो नहीं पढ़नी, मोस्टली आपको यही वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। इसको मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये पहली बार पॉलीगोनम में डिस्कवर किया गया था, तो इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इस स्लाइड का एक लास्ट रिवीजन करा रही हूँ, ध्यान से सारे जने देख लो भाई, और फिर मैं आज का टॉपिक शुरू कर रही हूँ। मेल पार्ट में स्पोरोजेनेसिस होगा, गमेटोजेनेसिस होगा, यहां भी होगा। मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, उसके भी मदर सेल का क्या नाम होता है? आर्कीस्पोरियल सेल। कहां बनेगा? कहां बनेगा? माइक्रोपाइल की तरफ बनेगा। पोजीशन कौन सी है? हाइपोडर्मल। सेल किसका है? न्यूसेलस का। और इतना बड़ा सेल और इतना डेंस साइटोप्लाज्म ये दिखाता है कि ये बस डिवाइड करने ही वाला है। 4 मेगास्पोर लीनियर फैशन में, जिसमें से 3 अंदर वाले मर जाएंगे, बाहर वाले मर जाएंगे, चलाजल एंड वाला एक जिंदा रहेगा। दोबारा बता दूं, जो जिंदा रहेगा वो एक ही होगा। 80% केसेस में ऐसे ही होता है। इसको मोनोस्पोरिक कंडीशन कहते हैं, और कई कई बार 2 या 4 भी बच सकते हैं। नॉर्मली एक ही बचता है, जो बचेगा सारी जिम्मेदारी उसी की है। उसने 3 राउंड ऑफ माइटोसिस करने हैं, 8 न्यूक्लियाई बनाने हैं, और 8 खूबसूरती से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक एक ही स्पोर से बना है, तो हम इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जो पॉलीगोनम में पहली बार डिस्कवर हुआ था, तो इसको पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। ये बच्चे हमारा कल का लेक्चर था। ठीक है जी, अब हम जरा आज के लेक्चर को देखते हैं, और जब तक मैं नहीं बोलती आप लोग इसको बिल्कुल ड्रॉ नहीं करोगे। ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है, ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है। पता नहीं मैं कितनी बार ये चीज बता चुकी हूँ कि सिन और एपो में क्या फर्क होता है। यहाँ ढेर सारे कार्पल फ्यूज्ड हैं, यहाँ ढेर सारे कार्पल फ्री हैं। ये एडवांस कंडीशन है, ये पुरानी कंडीशन है। ये मिलती है पॉपी के प्लांट में, और ये मिलती है बड़े पुराने एंजियोस्पर्म माइकेलिया में। लेकिन आप लोग जरा इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। ये चाइना रोज है, चाइना रोज की कंडीशन देखी क्या है? स्टिग्मा फ्री है, बाकी सारा कुछ फ्यूज्ड है। ये तो बड़ा अजीब सा हो गया है ना, कि फ्यूजन तो है, सिनकार्पस बोल सकते हो, पर कंप्लीट फ्यूजन नहीं है जैसे यहाँ पे थी। नीचे से फ्यूज्ड है, बीच में फ्यूज्ड है, लेकिन स्टिग्मा फ्री है। सो बोल सकते हैं पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस, पर मैं बता दूं ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें फ्यूजन टिप से लेके टो तक नहीं है। सो ये एक ऐसा एरिया, ऐसी डायग्राम है नीट की, जिसको की कंपटीशन के लिए एक बड़ी डायग्राम इंपॉर्टेंट वाली माना जाता है। मतलब कभी वो नीट में इसकी फोटो दे देते हैं, कभी इसकी फोटो दे के बोलेंगे पहचानो, कभी इसकी फोटो दे के बोलेंगे पहचानो। कुछ भी ऐसी टर्म नहीं है जो आपको नहीं आती, बस फोटो पहचाननी है, याद रखनी है। ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है, बड़े सारे कार्पल जुड़े हुए, ये बड़े सारे कार्पल फ्री हैं। ये एडवांस होता है, ये पुराना होता है, ये पॉपी में देखने को मिलेगा, ये माइकेलिया जो कि बड़ा पुराना एंजियोस्पर्म है उसमें देखने को मिलेगा। दिस इज द स्पेशल केस। यहाँ नीचे से तो सारा कुछ फ्यूज्ड है, लेकिन टिप से फ्री है। सो पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस बोला जा सकता है, पर टिप से इसका फ्यूजन नहीं है। मेजर पार्ट नीचे का सारा फ्यूज्ड है। फटाफट बना लो, दैट्स ऑल।
फॉर दिस स्लाइड। ये सिर्फ फोटो ही आती है पहचानने के लिए। ठीक है बच्चे, बगीचा, जतिन, अलीशा, बच्चे बना लिया। ध्रुव, बताओ बेटा। मुस्कान, आदित्य, अभी बोलो, आगे चले। यस ओके, ठीक है जी। आज की दूसरी स्लाइड, ठीक है। अब बिल्कुल पेन नीचे, दिमाग खुला हुआ, और इसमें आपको मुझे सुनना भी पड़ेगा और एक बार देखना भी पड़ेगा, नहीं तो ये इमेज आपके दिमाग में बननी नहीं। ठीक है, ये देखो, एक मिनट सारे जने इधर देखो। ये मेरे पास ओव्यूल है, ये मुंह ऊपर है, ये होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये मुंह इधर आ गया, 90 डिग्री पे घूम गया, ये होता है हेमी एनाट्रोपस। फिर 180 डिग्री पे घूमा, एनाट्रोपस। ये देखो, फिर सीधा हो गया 360 डिग्री पे घूम के, पर मेरी बाजू चारों तरफ फैल जाएगी ना, लपेटी जाएगी। सो ये देखो, ये देखो, ये मुंह ऊपर है, क्या बोलोगे? ऑर्थोट्रोपस। एवोल्यूशन के दौरान ये 90 डिग्री पे घूम गया, हो गया हेमी एनाट्रोपस। फिर मुंह और घूमा, मतलब टोटल से 180 डिग्री घूम गया, नीचे चला गया, मुंह चला गया नीचे, ये एनाट्रोपस है। और फिर ये घूम के ऊपर आ गया, अब ये 360 डिग्री पे घूम के फिर से ऊपर आ गया, पर ये बाजू देखो मेरी इसके अराउंड आ गई है। सो कुछ ऐसी ही कंडीशन ओव्यूल्स में भी देखने को मिलेगी। यहाँ ओव्यूल का मुंह ये देखो ऊपर की तरफ है, सारे जने देखो ध्यान से, मुंह ऊपर, माइक्रोपाइलिस मुंह, राइट, ये ऊपर की तरफ है। यहाँ देखो 90 डिग्री पे घूमा हुआ है, यहाँ देखो 180 डिग्री पे घूमा हुआ है, और ये देखो जरा, फिर ऊपर चला गया, पर ये 360 डिग्री पे घूमा, नतीजा फनिकल चारों तरफ लिपट गई। ये होते हैं एंजियो में मिलने वाले ओव्यूल। इसमें से सबसे कॉमन ओव्यूल जो 82% केसेस में मिलेगा, जो मैंने आज भी बताया आपको, वो ये वाला ओव्यूल है। नाम है इसका एनाट्रोपस ओव्यूल। ये सबसे कॉमन ओव्यूल है। यहाँ रोटेशन 180 डिग्री पे है। 82% एंजियोस्पर्म में ओव्यूल ऐसा ही होता है, और हम इसको रिसुपिनेंट ओव्यूल या फिर इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। सो मुझे नहीं लगता यहाँ अब कोई और रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि ये मैं कल से, पिछली क्लास से आपको बता रही हूँ कि 180 डिग्री पे घुमा हुआ है, ये सबसे कॉमन ओव्यूल होता है। नाम भी याद हो गया आपको, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है जी, ये एनाट्रोपस ओव्यूल आ गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये 90 डिग्री पे घूमा, मतलब ये हाफ घूमा हुआ है, तो जो हाफ घूमा है उसको हेमी, हेमी मतलब आधा, तो ये हाफ घूमा है, सो इसको हेमी एनाट्रोपस कहेंगे। और हेमी एनाट्रोपस कंडीशन भी आपको पुराने एंजियो में कहीं कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे कॉमन तो एना है,
हेमी एना कहीं कहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पुराने एंजियोस्पर्म में, जैसे कि रननकुलस। अच्छा, सीधा मुंह होना, ये जिम्नो में हालांकि सबसे कॉमन है, जिम्नो में यही होता है, पर एंजियो में कभी कभी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हम तो एंजियो ही पढ़ रहे हैं ना इस टॉपिक में, तो मैं आपको एंजियो की एग्जांपल देती हूँ। किसी एंजियो में सीधा ओव्यूल भी है, पॉलीगोनम में, ठीक है, और इसको हम एट्रोपस ओव्यूल या इरेक्ट ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। और फिर आ गया बहुत मजेदार केस, जो कि आप देख भी चुके हो, सर्सिनोट्रोपस होता है ये। 360 डिग्री पे घुमा हुआ, मुंह तो फिर से सीधा हो गया है, लेकिन फनिकल चारों तरफ लपेटी गई है। सो दिस इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। यह रोटेशन 360 डिग्री पे हो गई है, नतीजा फनिकल चारों तरफ लपेटी गई है। ये आपको, जो हमने कैक्टस का पौधा नहीं पढ़ा था, अपंशिया, ठीक है, जिसको प्रिकली पेयर कहते हैं, कैक्टस पढ़ाया हुआ है हमने, वो उस पौधे में आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड दीज आर द टाइप ऑफ ओव्यूल्स। बनाओ। एक्सक्यूज मी मैम। बना लो, फिर मैं बताती हूँ जो भी आप। मैम वो लास्ट वाले में ए लिखा है आपने CIR के बाद। सर्सिनोट्रोपस। चलो, अगर आपने बना लिया है, चलो आप जरा ना ध्यान से ऑब्जर्व करना मुझे अगेन। ये देखो आप, ठीक है, देखो इधर देखो सारे जने। जैसे सपोज कर लो ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल, ठीक है। अच्छा, ये फनिकल है, नीचे फनिकल है, ये घूम रहा था इसके ऊपर। ये मुंह ऊपर है ऑर्थो, मुंह 90 डिग्री पे आ गया हेमी एना, मुंह 180 डिग्री पे आ गया एना, ठीक है। और अगर 360 डिग्री पे घूम के वापस चला गया ऊपर, तो फिर क्या बोलते हैं, सरसिन्नो। अब मैं आपको बताऊं कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये चीजें क्लास में समझ आती है, आपको फोटो देख के, डायग्राम देख के कभी ये इमेजिन नहीं कर पाओगे जो मैं बताने जा रही हूँ। सो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी तक ये फनिकल के ऊपर घूम रहा था, ऐसे 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 ऐसे, है ना। आप जरा 2 मिनट के लिए फनिकल को भूल जाओ, फनिकल नहीं, अब सिर्फ ओव्यूल को दिमाग में रखो। अब ये फनिकल पे नहीं घूमेगा, अब ये अपने एक्सेस पे घूमेगा। ये देखो अपने एक्सेस पे बेंड हो रहा है, और अगर ये
यहां तक बेंड हो जाए, ये देखो यहां तक बेंड हो जाए, ये अपने ऊपर बेंड हो रहा है अपने एक्सिस पे, यहां तक बेंड हो जाए तो कंपाइलोट्रोपस बोलना है, कंपाइलोट्रोपस। अगर पूरा बेंड हो जाए, ये लो पूरा ही बेंड कर गया, अब इतनी बुरी तरह से बेंड करेगा तो अंदर का एम्ब्रियो सैक भी बेंड कर जाएगा, ठीक है, तब इसको एम्फीट्रोपस कहेंगे। सो आप लोगों को पहले ये समझ आई कि 4 डायग्राम मैंने अलग बनाई है और ये देखो 2 डायग्राम मैंने अलग बनाई है। अब समझ आएगा, कभी भूलेगा तो नहीं ये 2 डायग्राम अलग क्यों बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ ओव्यूल डंडी पे नहीं घूम रहा, यहाँ ओव्यूल अपने एक्सिस पे घूम रहा है। अब देखो अगर वो घूम के यहाँ तक, थोड़ा सा यहाँ तक, मतलब पूरा नहीं, ऐसे नहीं जुड़ा, ठीक है, देख रहे हो, अब वो यहाँ तक जुड़ा है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस। पहली डायग्राम देखो, इसमें माइक्रोपाइल ना ऐसे बाहर को निकली होती है थोड़ी, ये कंपाइलोट्रोपस है। ये बच्चे आपको सरसों की फैमिली में और मटर की फैमिली में देखने को मिलेगा। अब पूरा मोड़ दे, पूरा ही मोड़ रही हूँ मैं इसको, ये देखो पूरा ही मुड़ गया। अब इतनी बुरी तरह से मुड़ेगा तो एक तो गोल सा हो जाएगा और दूसरा इसके अंदर का एम्ब्रियो सैक भी मुड़ जाएगा। बस बच्चे डायग्राम लास्ट वाली समझ आ गई अब आपको, ये इतना गोल सा बनाना है और एम्ब्रियो सैक भी अंदर से मुड़ गया। अब दोनों ही मुड़ चुके हैं, अभी तक सिर्फ ओव्यूल मुड़ रहा था, अब इसके अंदर का एम्ब्रियो सैक भी बुरी तरह से बेंड कर गया। दोनों के बेंड होने की वजह से हम इसको एम्फीट्रोपस कहेंगे। ये पॉपी में देखने को मिलेगा। ड्रॉ करो और फिर एक बार दोबारा बात करते हैं इनके बारे में। कृतिका, मुस्कान, बच्चे बना लिया, ध्रुव, दिया? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। अच्छा एक और चीज सुनो इससे पहले कि मैं रिपीट करूं, यहाँ पे बोलेंगे माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फनिकल, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फनिकल, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। ये सबसे पुराना ओव्यूल माना जाता है जो जिम्नो में भी होता है और किसी किसी एंजियो में भी हमने पढ़ा। माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फनिकल, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। यहां बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड हाइलम, दे आर वेरी क्लोज। माइक्रोपाइल एंड हाइलम, दे आर वेरी क्लोज। और यहां बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर इन ट्रांसवर्स लाइन। सो यहाँ पे माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फनिकल स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं सबको। माइक्रोपाइल एंड हाइलम आर वेरी क्लोज, माइक्रोपाइल एंड चलाजा दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ कहते हैं फनिकल की एक साइड पे ऐसी ग्रोथ सी क्यों दिख रही है, वो चारों तरफ लपेटी गई है। क्यों लपेटी गई है वो हमें पता है, ये 360 डिग्री पे घूम के इसका मुंह सीधा हुआ है, सो फनिकल चारों तरफ लपेटी गई है। इन चारों स्ट्रक्चर पे ओव्यूल डंडी पे घूम रहा था और इन दो स्ट्रक्चर पे ओव्यूल अपने एक्सिस पे घूम रहा है। पहले केस में वो पूरा नहीं घूमा, यहाँ तक आया, यहाँ पूरा ही घूम गया, ये गोल सा हो जाना है बिल्कुल, इवन इसके अंदर की चीजें
हड्डियां भी बुरी तरह से बेंड हो जाएंगी। सो दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर जहां एम्ब्रियो सैक पूरी तरह से बेंड हो गया और हॉर्स शू शेप का हो गया। ये पॉपी में देखने को मिलेगा, ये आपको मटर और सरसों की फैमिली में देखने को मिलेगा। और एक चीज और बताती हूँ, बहुत सिंपल है बच्चे, ध्यान देना आप लोगों ने। ये मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, लिसन केयरफुली, ठीक है। ये अगर, हाँ मैं बना लूंगी ना, फिर इसकी डायग्राम बनाना अपने आप नहीं, ये कुछ कराया भी हुआ मैंने, अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो उसको जरूर याद आएगा। ये मेरे पास है अव्यूल, ठीक है, ये अव्यूल की डंडी, और अव्यूल की डंडी से कभी कभी कॉलर लाइक आउटग्रोथ अराइज करती है। जैसे कॉलर हमारे नेक के चारों तरफ फिर जाता है ना, ये स्ट्रक्चर भी नेक, ये स्ट्रक्चर भी अव्यूल के चारों तरफ फिर जाएगी। दिस इज अ कॉलर लाइक आउटग्रोथ जो डंडी से अराइज कर रही है, फनिकल से, और ये तीसरे इंटेगुमेंट के बराबर मानी जाती है। इसका नाम है एरिल। और आपको पता है कि कभी कभी ये फ्लैशी और खाने के लायक भी हो जाएगी, जैसे लीची, लीची में हम इसी को तो खाते हैं, आया याद। एंड वन मोर एग्जांपल फॉर एरिल इज नटमेग। नटमेग जायफल जवित्री होती है, ये रसोई में मसाले के तौर पे यूज करते हैं। और अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, कैस्टर का दाना होता है, कैस्टर होता है अरिंड, पंजाबी हिंदी में अरिंड का सीड बोलते हैं, या आपने अरिंड का तेल सुना होगा, कैस्टर ऑयल, है ना, ये कैस्टर है। कैस्टर का जो सीड होता है ना, इस पे जैसे लीफ के ऊपर वेन्स होते हैं ना, ऐसे कैस्टर के सीड पे वेन्स होते हैं। कैस्टर के सीड में या किसी भी सीड में अक्सर आपको एक ओपनिंग देखने को मिलेगी ना, हर कोई बता सकता है कि ये ओपनिंग क्या है। जो आपने राजमा, चने, इनके ऊपर भी देखी होगी, ये माइक्रोपाइल है। यहाँ से पानी, गैस अंदर जाएगी ताकि सीड का जर्मिनेशन हो सके। बट यहाँ आपको ये ओपनिंग दिखाई नहीं देगी। किसी ने इसके ऊपर आके ढक्कन लगा के इस ओपनिंग के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। जिसने अपने आप को इस ओपनिंग के ऊपर आके फिट कर लिया है, वो आउटर इंटेगुमेंट ने ही बनाया है। जो ये आउटग्रोथ है जिसने आके इसको कवर कर लिया है, माइक्रोपाइल को कवर कर लिया है, ये एक्सटेंशन आउटर इंटेगुमेंट की ही है, समझ रहे हो। और इस एक्सटेंशन का नाम होता है, इस एक्सटेंशन का नाम होता है कैरंकल। अब आप कहोगे ये तो नुकसान कर रहा है, ये तो माइक्रोपाइल को ब्लॉक कर रहा है। बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर रहा, ये माइक्रोपाइल की हेल्प कर रहा है। ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ये बाहर से पानी खींच के माइक्रोपाइल में भेजेगी, और इससे शुगरी सब्सटेंस भी निकलते हैं, जिससे चींटियां बहुत अट्रैक्ट हो जाती हैं, इस सीड को पकड़ पकड़ के इधर उधर घुमाती रहती हैं, जिससे सीड का डिस्पर्सल भी हो जाता है। सो आई रिपीट, ड्रॉ करो उससे पहले। Then I move to the last slide today. Hurry up, please. ठीक है बच्चे, बना लिया आपने? यस मैम। ओके, चलो ठीक है। सो इससे पहले कि मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाऊं, ठीक है, आज का पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर रही हूं मैं, और सारे जने ध्यान से देखना। अब मैं सिर्फ जो स्लाइड में बहुत बार करा चुकी हूँ उसके बारे में सिर्फ मैं बहुत कम बोलूंगी, मेन पॉइंट बोलूंगी। ठीक है जी, सो ध्यान से सुनो। ये मेगा स्परेंजिया है, ये माइक्रो स्परेंजिया था। इसमें पॉलन ग्रेन मेल गमिटोफाइट पैदा हुआ था, इसमें एम्ब्रियो सैक फीमेल गमिटोफाइट पैदा होगा।
मेल गमेटोफाइट में मेल गमीट बनते हैं, सो फीमेल गमेटोफाइट में फीमेल गमीट बनेगा। सो ये स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन के बराबर है। अगर ये स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन के बराबर है तो वो तो 3 सेल्ड था, जबकि आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर 7 सेल्ड होती है। पर याद रखना एम्ब्रियो सैक बड़ी बार नीट में क्वेश्चन आया है, और जो रट्टा मार मार के इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना वो कभी रिलेट ही नहीं कर पाते। वो पूछते हैं एम्ब्रियो सैक किसके इक्विवेलेंट है, पोलन ग्रेन के। वो मेल गमीटोफाइट था, ये फीमेल गमीटोफाइट है। उसने मेल गमीट्स बनाए थे, इसने फीमेल गमीट बनाना है। पर वो 3 सेल्ड था, ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, वो तो स्पोरोजेनेसिस और गमीटोजेनेसिस से बना था, तो ये भी स्पोरोजेनेसिस और गमीटोजेनेसिस से ही बना है। यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस होगा, फिर गमीटोजेनेसिस होगा, एक मदर सेल बनेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो किधर बनेगा, माइक्रोपाइल की तरफ बनेगा, सरफेस से थोड़ा नीचे हाइपोडर्मल पोजीशन पे। और किसका सेल है वो, न्यूसेलस का ही सेल है। इसके पेरेंट का नाम क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल। और ये बहुत बड़ा सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म में, और ये मियोसिस करके 4 मेगास्पोर को बनाएगा। अंदर वाले 3 डीजनरेट हो जाएंगे, सॉरी बाहर वाले 3 डीजनरेट हो जाएंगे, अंदर वाला जिंदा रहेगा। एक पॉइंट बताती हूँ आपको, जिससे आप रिलेट करोगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। जो मदर सेल और जो प्रोडक्ट बचेगी वो अंदर की तरफ वाली बचेगी। सो मदर सेल माइक्रोपाइल की तरफ था, जो प्रोडक्ट बचेगी वो चलाजा की तरफ बचेगी। सो ऑपोजिट किनारे हैं, समझ गए हो। मदर सेल इधर बना था, जो उसकी प्रोडक्ट बचेगी वो उधर बचेगी। कंपेयर करते हैं मेल पार्ट के साथ। मेल पार्ट में तो बड़े सारे मसले थे, यहाँ एक ही है। यहाँ में तो बड़े टेट्राड्स बने थे, यहाँ एक ही टेट्राड है। वहां खूबसूरत डिजाइन थे, आइसोलेटरल डेकोसेट, लीनियर टी शेप, यहाँ एक ही डिजाइन है लीनियर। वहां सब जिंदा रहते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा 80% केसेस में। बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मान लो 2 या 4 जिंदा रहते हैं, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 80% केसेस में एक ही जिंदा रहेगा, बोलेंगे मोनोस्पोरिक कंडीशन। और इसी की ड्यूटी लगी है कि चल अब गमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को बनाओ, क्योंकि एक ही बचा है तो सारा काम बेचारे को करना पड़ेगा। सो वो फटाफट 3 राउंड ऑफ माइटोसिस करेगा, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, किनारे पे चले जाएंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, और ये बड़ी खूबसूरती से अरेंज करके एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। और ऐसा एम्ब्रियो सैक जो एक स्पोर से बनता है, हम उसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और ये पहली बार बच्चे पॉलीगोनम में डिस्कवर किया गया था, तो हम इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। अनदर पोर्शन, ये पेंटाकार्पिलरी कंडीशन है, सिनकार्पस, लेकिन फ्यूजन नीचे नीचे है, टिप्स पे नहीं है। ये चाइना रोज का केस है। ओवरी 5 फ्यूज्ड है, स्टाइल भी 5 फ्यूज्ड है, लेकिन स्टिग्मा 5 फ्री है। समझ गए। ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है, ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है। ये एडवांस फीचर है, ये पुराना फीचर है। ये पॉपी में होगा, ये माइकेलिया में होगा। और ये एनसीईआरटी की कोर डायग्राम है, किसी भी इसमें से पिक्चर को दिखा के वो पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, आगे देखो सारे जने, इधर देखो मेरी तरफ। ये ओव्यूल है, अगर इसका मुंह ऊपर रहेगा ऑर्थोट्रोपस, 90 डिग्री पे घूमेगा हेमी एनाट्रोपस, 180 डिग्री पे घूमेगा एनाट्रोपस, और 360 डिग्री पे घूम के सीधा हो जाएगा सर्सिनोट्रोपस। ठीक है जी। अगर मुंह ऊपर है तो ये ऑर्थोट्रोपस है, अगर मुंह 90 डिग्री पे घूमा ये हेमी एना, 180 पे घूमा एना, 360 पे घूमा सरसिनो। याद रखो इन चारों ओव्यूल का कॉमन पॉइंट क्या है, कि यहाँ ओव्यूल डंडी पे घूम रहा है। यहाँ बोलोगे माइक्रोपाइल चलाजा एंड फनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ बोलोगे माइक्रोपाइल एंड हाइलम आर नियर बाय, यहाँ कहोगे माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर इन ट्रांसवर्स लाइन। और यहाँ हम कहेंगे कि फनिकल का पूरा आउटग्रोथ दिखाई दे रहा है। रीजन हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि ये 360 डिग्री पे घुमा हुआ है। वैसे आपसे कोई पूछे कि जिम्नो में क्या होता है, तो पहली कंडीशन, एंजियो में कौन होता है, सारे। और एंजियो में सबसे कॉमन कौन सा है, ये वाला। एंजियो में ऑर्थोट्रोपस कहाँ पे होगा, पॉलीगोनम में।
ये कहाँ पे होगा, रननकुलस में, और ये कहाँ पे होगा, कैक्टस के पौधे में। ये कहाँ होगा, 82% एनजीओ में। सो ये सबसे कॉमन है और बाकी सारे जो है वो लेस कॉमन है। पॉलीगोनम, रननकुलस, प्रिकली पॉपी यानी कि प्रिकली पेयर यानी कि अपंशिया। ठीक है जी। अच्छा, ये दो डायग्राम मैंने अलग क्यों बनाई, अगेन लुक एट मी, क्योंकि यहाँ पे वो डंडी पे नहीं घूम रहा, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, अगर वो इतना का घूमे तो कंपाइलोट्रोपस, पूरा घूम जाए, गोली हो जाए तो एम्फीट्रोपस। अब इतनी बुरी तरह से पूरा घूम जाएगा तो जो अंदर की चीजें हैं वो भी घूम जाएंगी, यानी यहाँ एम्ब्रियो सैक भी टेढ़ा हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक यहाँ पे हॉर्स शू शेप का हो जाएगा, बाहर भी घूमा अंदर भी घूमा, सो नोन एज एम्फीट्रोपस। एम्फी मतलब दोनों, और ये मिलेगा पॉपी में, ये मिलेगा फेबेसी और ब्रासिकेसी यानी मटर और सरसों की फैमिली में। फिर एक बड़ा स्पेशल केस है कि कभी कभी डंडी से एक कॉलर लाइक आउटग्रोथ निकलता है जो तीसरी इंटेगुमेंट के बराबर माना जाता है, नाम है एरिल, और कभी कभी ये फ्लैशी होके खाने के लायक भी हो जाता है। एग्जाम्पल है लीची। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एरिल इज नटमेग। ठीक है जी। लास्ट पोर्शन क्या है बच्चे, ये अरंड का सीड है, कैस्टर का सीड है। पहले तो पहचान इसकी कि ये लीफी लीफी लगेगा, जैसे लीफ पे पैटर्न होते हैं ना, इसके ऊपर भी पैटर्न होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी क्या खासियत है, जस्ट लुक एट मी। हमने हर सीड में मोस्टली एक माइक्रोपाइल देखी होती, ओपनिंग होती है ना। इसकी ओपनिंग पे एक ढक्कन लगा हुआ है, करंकल, कार वाले अंकल, ओपनिंग पे ढक्कन लगा हुआ है, समझ गए हो। अच्छा, क्या ये बंद कर दी इसने, ब्लॉक कर दी है, नहीं, ये हेल्प कर रहा है। ये स्पॉन्ज होती है, ये जो ढक्कन होता है ना, स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज को जैसे पानी में डुबो सारा पानी चूस लेती है, ऐसे ही ये आजू बाजू से सारा पानी चूस के माइक्रोपाइल में बेच देगी। सो इट इज नॉट ब्लॉकिंग माइक्रोपाइल, इट इज अ हेल्पिंग माइक्रोपाइल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम कैरंकल है। अब जैसे हम ये पढ़ते हैं ना कि ये डंडी का एक्सटेंशन है, ऐसे ही आपको याद रखना ये आउटर इंटेगुमेंट का एक्सटेंशन है। ये किससे बनता है, आउटर इंटेगुमेंट से बनता है। कैस्टर रिसिनस के नाम से जाना जाता है बोटेनिकली, फैमिली का नाम है यूफॉर्बिएसी। और आज का हमारा लास्ट पोर्शन, वन सेकेंड, कॉपी बंद, पेन बंद, ये सब कल लिखना है हमने, बनाना भी कल लिया आपने, सो सिर्फ आज आपने सुनना है बिफोर आई लीव। ठीक है जी, चलो सुनो जरा ध्यान से। ये एग अपरेटस है, ये सनर्जिड है। सनर्जिड के बारे में पक्का पता है कि वो बाहर से फूड खींच के अंदर देता है। हालांकि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि एंटीपोडल्स भी न्यूसेलस से फूड खींच के अंदर देते हैं, पर ये चीज कंफर्म्ड नहीं है कि वो फूड खींच के देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ, जिनके बारे में कंफर्म्ड है कि वो बाहर से फूड खींच के अंदर देते हैं वो है सनर्जिड। सनर्जिड आर गोइंग टू प्ले अ ग्रेट रोल। सनर्जिड पहले बाहर से खाना खींच के अंदर देंगे। ओके, समझ आ गया। मैं क्या करती हूँ, एक सनर्जिड बना देती हूँ, वैसे तो दो है ना, तो मैं बड़ा करके एक एग और एक सनर्जिड बना देती हूँ। एग का दूसरा नाम ऊसफेयर है। और बेटे मैंने बहुत बार आपको बता दिया कि दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। अगर यहाँ चलाजा की तरफ वैक्यूल है और पीछे न्यूक्लियस है, माइक्रोपाइल की तरफ न्यूक्लियस है, ठीक है, माइक्रोपाइल आपको पता ना हमेशा अपर एंड पे लेते हैं, चलाजा नीचे लेते हैं, तो देखना जरा, माइक्रोपाइल की तरफ न्यूक्लियस है, चलाजा की तरफ वैक्यूल है, तो यहाँ चलाजा की तरफ न्यूक्लियस है, माइक्रोपाइल की तरफ वैक्यूल। कोई भी बता सकता है जी पोलैरिटी उल्टी है, आगे वैक्यूल है पीछे न्यूक्लियस, यहाँ आगे न्यूक्लियस है पीछे वैक्यूल। पोलैरिटी उल्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक स्ट्रक्चरल फीचर होता है। और इनफैक्ट ये जो सनर्जिड है ये एग की हेल्प करते हैं। अब आप कहोगे क्या हेल्प करते हैं, एग तो फर्टिलाइज हो जाना है। तो बेटे पोलन ट्यूब है फिलीफॉर्म एपरेटस। इन प्रोजेक्शन की हेल्प से पोलन ट्यूब को गाइड किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा और पोलन ट्यूब यहां तक पहुंच जाएगी। मैं समाप्त करती हूँ, ध्यान से सुनना। एग का नाम ऊसफेयर भी है,
एग और सनर्जिड की पोलैरिटी ओपोजिट है। सनर्जिड दो होते हैं, एक का रोल ज्यादा रहेगा, जो मैंने बना के भी दिखाया। क्या रोल है देख लेते हैं। सबसे पहले सनर्जिड में देखो कि उसकी टिप पे कुछ दिखाई दे रहा है ना, उसके माइक्रोपाइलर एंड पे कुछ दिख रहा है, टर्मिनल एंड पे कुछ दिख रहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। इससे कुछ केमिकल्स निकलेंगे। ये केमिकल ना सिर्फ पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे बल्कि गाइड भी करेंगे, पोलन ट्यूब को अंदर आने में हेल्प करेंगे। हालांकि सनर्जिड में एक लेटरल हुक भी होती है, मतलब मैं वैसे तो वो दिखती नहीं है इतना इजिली, पर एक हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में सोचना चाहते हो ना, तो सनर्जिड में यहाँ फिलीफॉर्म अपरेटस है ना माइक्रोपाइल की तरफ, तो एक लेटरल साइड पे हुक भी होती है। हालांकि बहुत क्लैरिटी से जल्दी दिखेगी नहीं, उसका फंक्शन भी अभी हमें पक्का नहीं पता, पर एक लेटरल हुक भी देखने को मिलती है। फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन बड़ा क्लियर है, इससे केमिकल निकलते हैं जिससे पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट और गाइड किया जाता है। आगे पोलन ट्यूब पहुंच गई ठिकाने पे, अब पोलन ट्यूब एंट्री लेगी और एंट्री लेते हुए जोर का झटका मारेगी, जर्क मारेगी, और इस जर्क से ये सारा कुछ डैमेज हो सकता है। लेकिन कोई है जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा, वो है सनर्जिड। ना सिर्फ वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं बल्कि बाहर से फूड भी खींच के देते हैं। एंड दैट्स ऑल। पढ़ लो एक बार, सनर्जिड के कैरेक्टर मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, देखो। ठीक है बेटे, चलो आई सम इट अप। एग की हेल्प करने के लिए दो सनर्जिड है, एक का ज्यादा रोल रहेगा। सनर्जिड और एग की पोलैरिटी ओपोजिट होती है। और अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि सनर्जिड कैसा होता है। ये देखो सारे जने, सनर्जिड में टिप के ऊपर ऐसे फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट और गाइड करने का काम करता है। इस पर्पस के लिए यहाँ से केमिकल निकलते हैं, और साइड में एक लेटरल हुक भी होती है जिसका फंक्शन अभी हमें अच्छे से नहीं पता। चलो, इसने पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर लिया, गाइड कर लिया, पोलन ट्यूब अंदर पहुंच गई। अब जब अंदर आती है तो जोर का झटका मारती है, और ये झटका डैमेजेस कर सकता है, पर सनर्जिड ये डैमेज होने नहीं देंगे क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेंगे। चलो, पोलन ट्यूब आ गई अंदर, उसने जर्क मारा पर नुकसान कोई नहीं हुआ। अब आगे की कहानी कल सुनाऊंगी कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। पर आपने देखा कि सनर्जिड का एक रोल और भी है, फर्टिलाइजेशन। साफ पता चल रहा है कि इसका बड़ा जबरदस्त रोल है ना, लेकिन इसका एक रोल और भी है, बाहर से फूड खींच के अंदर की तरफ देना। इसका मतलब सनर्जिड वाकई ही बड़े काम की चीज है। ये प्रोसेस कल हम शुरू करने जा रहे हैं, और आज की स्लाइड को सारे जने एक बार देख लो। ये पेंटा कार्पिलरी कंडीशन है हिबिस्कस की, नीचे से फ्यूजन है, टिप फ्री है। ये मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन है पेपेवर की। ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है माइकेलिया की। ये एडवांस कंडीशन है पुत्र जी, ये पुरानी कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। मुंह सीधा ऑर्थोट्रोपस, 90 डिग्री पे घुमा हुआ हेमी एनाट्रोपस, 180 डिग्री पे घुमा हुआ एनाट्रोपस, 360 डिग्री पे घुमा हुआ सर्सिनोट्रोपस। ये मिलेगा पॉलीगोनम में, ये 82% एंजियो में, ये रननकुलस में, और ये कैक्टस में। यहाँ बोलेंगे माइक्रोपाइल चलाजा फनिकल स्ट्रेट लाइन में, यहाँ बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड हाइलम क्लोजर बाय, यहाँ माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर इन ट्रांसवर्स लाइन। और यहाँ पे ये लपेटा क्यों गया? बिकॉज देयर इज अ रोटेशन बाय 360 डिग्री। इन दोनों में वो डंडी पे नहीं घूमता बल्कि अपने एक्सेस पे ही घूमने लग जाता है। अगर थोड़ा कम घूमे, पूरा ना घूम पाए, तो इसको कंपाइलो कहेंगे। पूरा घूम गया तो अंदर की चीजें भी बेंड हो जाएंगी, इसको एम्फीट्रोपस कहेंगे। ये मटर और सरसों की फैमिली में और ये पॉपी में देखने को मिलेगा। तीसरी इंटेगुमेंट है, ये फनिकल का एक्सटेंशन होती है एरिल। लीची में ये खाने के लायक है। ठीक है जी। करंकल में माइक्रोपाइल दिखता नहीं, किसी ने माइक्रोपाइल ही कवर कर दिया है। इनफैक्ट वो माइक्रोपाइल को ब्लॉक नहीं कर रहा, उसकी हेल्प कर रहा है। और इस करंकल को इसको हम करंकल के नाम से जानते हैं। ये कहानी हम कल शुरू करेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी स्लाइड से कल बताना शुरू करूंगी। ठीक है, और कोई डाउट किसी का?
हाँ जी, ठीक है फिर। हाँ हाँ जी बोलो। मैम, नटमेग क्या होता है? जायफल जवित्री होती है, मम्मी से पूछना बताएंगे आपको। ये मसाले के तौर पे यूज होता है नटमेग, बहुत गर्म तासीर होती है। किसी किसी में इसको जैसे अचार वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें यूज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसाला होता है ये। ठीक है, जायफल जवित्री करके बोलते हैं इसको। ठीक है बेटे।